नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दूसरा पार्ट आज हम लोग देख रहे हैं। पहला पार्ट हमने बना दिया है। यदि आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट देख लें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा तो आपको ये सेकंड पार्ट उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए आइए आज हम लोग शीत युद्ध का दौर जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं उसमें देखते हैं आज क्यूबा मिसाइल संकट। क्या है ये क्यूबा मिसाइल संकट और ये किन परिस्थितियों में पैदा हुआ और इसकी परिणति क्या हुई। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले गया था शीत युद्ध को। चलिए आइए देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट एक्चुअली है क्या। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्यूबा की भौगोलिक स्थिति क्या है। क्यूबा अमेरिकी तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है। क्या है? एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय क्या होता है? द्वीप जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको द्वीप कहा जाता है। तो अमेरिकी तट से लगा हुआ ऐसा द्वीपीय देश है जिस पर सोवियत संघ के खेमे का प्रभाव था, या कह लीजिए वो सोवियत गुट में सम्मिलित था। ऐसी स्थिति में क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, लगातार अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे और इसी वर्चस्व स्थापित करने की स्थिति में एक घटना घटी। जो क्यूबा था, क्यूबा में सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे निकिता खुश्चेव ने क्या किया, वहां पर अपना सैनिक अड्डा बनाने का प्रयास किया, या सैनिक अड्डा अपना बना लिया और वहां पर क्या किया, वहां पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। क्यूबा में जब ये परमाणु मिसाइल तैनात हो रही थीं, इसकी जानकारी अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते बाद पता चली। 3 हफ्ते में वहां एक सैनिक अड्डे का निर्माण किया जा चुका था और परमाणु मिसाइलें वहां पर तैनात कर दी गई थीं। ऐसी स्थिति में अमेरिका को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता था। यदि किसी भी कारण से युद्ध छिड़ जाता या युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती तो अमेरिका के लगभग सारे शहर सोवियत संघ की परमाणु मिसाइल की जद में आ जाते। ऐसी स्थिति जब अमेरिकन प्रशासन को पता चली, अमेरिकन सरकार को पता चली, तब वो बहुत नाराज हुए इस पर और उन्होंने क्या किया, अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इस मामले में एग्रेसिव होते हुए क्या किया, क्योंकि वो जानते थे कि यदि युद्ध हुआ तो अमेरिका को अधिक से अधिक नुकसान होगा इसमें। इसको जानते हुए भी उन्होंने क्या किया कि सोवियत संघ के जो बेड़े आ रहे थे या सोवियत संघ के जो जहाज आ रहे थे उनको समुद्र के बीच में ही रोक दिया गया। समुद्र के बीच में ही रोक दिया गया और उनको चारों ओर से अमेरिकी जंगी जहाजों ने घेर लिया, जिससे वो क्यूबा में ना पहुंच सकें। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होने लगी, जॉन एफ कैनेडी को पूरा विश्वास था कि इस समय सोवियत संघ किसी भी स्थिति में युद्ध में नहीं जाएगा, और उनका यह विश्वास या कह लीजिए आत्मविश्वास ही था जिसमें उन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया। और ऐसी स्थिति में सोवियत संघ को कहीं ना कहीं
अपने पैर पीछे खींचने पड़े। सोवियत संघ के जो जहाज तेजी से आ रहे थे क्यूबा की तरफ, उन्होंने क्या किया, या तो क्यूबा की तरफ जाने की अपेक्षा कहीं और का रुख ले लिया, या उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी, या वो पीछे चले आए। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जब अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को उतार दिया उस समुद्र में। ऐसी स्थितियां दुनिया को लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध कोई रोक नहीं सकता है, तीसरा विश्व युद्ध अब होकर ही रहेगा, क्योंकि अगर सोवियत संघ परमाणु हमला कर देता है अमेरिका के ऊपर तो अमेरिका भी सोवियत संघ को छोड़ेगा नहीं। और ऐसी स्थिति में समस्त संसार दो भागों में विभाजित हो जाएगा, और ये जो दो भाग बने हुए हैं, पूर्वी विश्व और पश्चिमी विश्व के रूप में जो बन गए हैं, उनमें एक युद्ध छिड़ जाएगा जिसे तृतीय विश्व युद्ध कहा जाएगा। और यह तृतीय विश्व युद्ध मानवता के लिए महत्वपूर्ण या गंभीर खतरा उत्पन्न करेगा। इससे मानवता को नष्ट होने की संभावना भी बनेगी। ऐसी दुनिया उत्पन्न हो जाएगी जिसमें कि बहुत बड़े बड़े परमाणु अस्त्रों से हमला होगा और ये पृथ्वी मनुष्यों के रहने लायक नहीं बचेगी। इन सारी स्थितियों को देखते हुए पूरा विश्व डरा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं सोवियत संघ के शासक खुर्शचेव ने अपने जहाजों को पीछे लिया, परमाणु मिसाइलों को क्यूबा से हटाया और इस विवाद को यहीं पर समाप्त किया। यदि ये विवाद समाप्त नहीं होता तो निश्चित तौर से शीत युद्ध पूर्ण युद्ध में तब्दील हो जाता। शीत युद्ध के बारे में मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में बता दिया है। चलिए देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से शासक इसमें सम्मिलित हुए। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो, अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ के निकिता ख्रुश्चेव इसमें सम्मिलित थे। और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गईं जिसमें लगा 1962 में यह स्थिति उत्पन्न हुई और 1962 में लगा कि अब परमाणु युद्ध हो जाएगा या तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थितियों को देखते हुए संपूर्ण दुनिया डर गई थी और कहा जाता है कि शीत युद्ध का यह चरम बिंदु था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो क्यूबा मिसाइल संकट को भी शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। चलिए यह तो हुआ क्यूबा मिसाइल संकट। अब हम लोग देख लेते हैं कि जापान पर जो परमाणु हमला हुआ था, कब हुआ था? यह 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में हुआ और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में हुआ। अब ये जो अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु हमला किया गया, इसका लगातार दुनिया के द्वारा विरोध किया गया और अमेरिका को यह कहा गया कि यह आपने गलत किया। क्यों? जापान एक छोटा सा देश है और वो युद्ध विराम करने ही वाला था। आपको पता था कि वो युद्ध विराम करने वाला है और उसी समय आपने उसके 2 शहरों पर परमाणु बम से हमला कर दिया। यदि ये परमाणु बम से हमला ना होता तो हजारों लोग मारे ना जाते, बहुत सारे बच्चे अनाथ ना होते और आज भी वहां की स्थितियां, कहां की? हिरोशिमा और नागासाकी की स्थितियां ये हैं कि आज भी उनके यहां जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि उस समय किन बमों का प्रयोग किया गया। तो कौन कौन से बम थे वो? लिटिल बॉय और फैट मैन। कौन से बम थे? लिटिल बॉय और फैट मैन।
इनके वजन के बारे में भी चर्चा की गई है, लेकिन वजन की चर्चा हम यहां नहीं करेंगे क्योंकि वजन यहां नहीं पूछा जाएगा आपसे। लेकिन जब अमेरिका इस आरोप की सफाई देने के लिए आया तो अमेरिका ने क्या तर्क दिया? अमेरिका ने तर्क दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था, उस विश्व युद्ध को तुरंत समाप्त करने के उद्देश्य से ही या शीघ्र समाप्त करने के उद्देश्य से ही परमाणु हमला किया गया जापान पर। लेकिन यथार्थ स्थिति यही है कि सारे लोगों को लग रहा था कि अब मित्र राष्ट्र ये युद्ध जीत गए हैं या जीतने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने सोवियत संघ पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस हमले को अंजाम दिया था। पहले से ही वो बताना चाहता था कि हम आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, अमेरिका सोवियत संघ से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए जब जीत हो जाए तो चुपचाप जैसा अमेरिका कहे वैसा आप मानने लगिएगा। लेकिन स्थितियां इसके विपरीत हुई। तो कई बार यह क्वेश्चन आ जाता है कि जापान पर जो परमाणु हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 6 अगस्त 1945 को हुआ था और 9 अगस्त 1945 को हुआ था। ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में हुआ था। ठीक है ना? चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगली जो स्थिति है वो है अपरोध। कई बार पूछा जाता है कि अपरोध से क्या अभिप्राय है या अपरोध क्या होता है। अपरोध का अर्थ होता है रोक एवं संतुलन। क्या है? रोक एवं संतुलन के रूप में अपरोध को जाना जाता है। अब अपरोध किन स्थितियों में काम करता है और कैसे इसमें स्थितियां बनी, इसको हम लोग देख लेते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ताकतवर देश थे, इसलिए युद्ध नहीं हुआ। यदि एक देश कमजोर होता और दूसरा देश ताकतवर होता तब की स्थिति यह बनती कि तुरंत युद्ध हो जाता। लेकिन दोनों ही देशों को यह लगता था कि यदि युद्ध हुआ तो सामने वाले का जितना नुकसान होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान हमारा हो जाएगा। इस मनहा स्थिति के कारण, इन स्थितियों के कारण युद्ध नहीं हुआ। अमेरिका भी युद्ध नहीं चाहता है और क्यूबा मिसाइल संकट में हमने देखा ही कि सोवियत संघ किस तरीके से पीछे हटा, अपने सैनिक अड्डे से पीछे हटा और अपने सैनिक अड्डे को समाप्त किया। कहीं ना कहीं यही इस अपरोध के उद्देश्य को पूरा करता है। यानी अपरोध का अभिप्राय जो है कि रोक एवं संतुलन, यानी कि जब दो बराबर की शक्तियां होती हैं तब वो एक चीज को रोकती हैं और संतुलन को बनाए रखती हैं। यदि एक देश ज्यादा ताकतवर होता है, दूसरा कम ताकतवर होता है, तो युद्ध तत्काल शुरू हो जाता है और जो कमजोर राष्ट्र होता है उसको झुकना पड़ता है ताकतवर के सामने। लेकिन यहां की स्थिति यह थी कि दोनों ही सोवियत संघ और अमेरिका सशक्त राष्ट्र थे, महाशक्तियां थीं। तो इन महाशक्तियां एक दूसरे पर रोक एवं संतुलन के सिद्धांत को लागू करते हुए कभी भी एक दूसरे से सीधे युद्ध के लिए नहीं आई या सीधे टकराने के लिए नहीं आई। इसी को कहते हैं अपरोध। अपरोध कई बार 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। यह हमने पूरी स्थिति आपको समझा दी है। एक बार यदि आपको चीजें समझ में आ गई तो आपको दोबारा वो चीजें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि 1945 से लेकर 1951 तक लगभग 45 साल चले इस शीत युद्ध का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे ये आगे चला। जैसा कि हम जान रहे हैं
सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने ही अपने अपने गुट या सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया और उन सैनिक गठबंधनों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, जिससे संपूर्ण विश्व किसी ना किसी तरह इन महाशक्तियों के साथ जुड़ जाए। तो इसमें सबसे पहला जो संगठन था उसको कहते हैं नाटो। क्या कहते हैं? नाटो। नाटो के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें नाटो के बारे में आपको विस्तार से लिखना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं नाटो है क्या। नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का जब NATO पूरा लिखते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन। कई बार इसका नाम पूछ लिया जाता है कि इसका नाटो का पूरा नाम क्या है, तो क्या हुआ? नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन। और यदि हिंदी में पूछ लिया जाता है तो उसका हो जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका निर्माण कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 को इसका निर्माण हुआ। कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 को इसका निर्माण हुआ। अब इसका निर्माण किस उद्देश्य को लेकर हुआ या नाटो के क्या उद्देश्य हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि नाटो के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले नाटो का उद्देश्य है कि सभी सदस्य, ऐसे नाटो के सभी सदस्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, यानी कि वो आपस में अपने विवाद वार्ता के मध्य से ही निपटा लेंगे। उनके मध्य यदि कोई मतभेद है तो उसको समाप्त कर देंगे, लेकिन जो भी राष्ट्र नाटो के अंतर्गत आएंगे अपने बैर, अपने मतभेद भूलकर आएंगे, यानी कि नाटो के सभी सदस्य नाटो में मिलजुल कर रहेंगे। इसका दूसरा उद्देश्य है कि नाटो के सदस्य एक दूसरे की मदद करेंगे। नाटो में सम्मिलित जितने भी सदस्य देश हैं वो सदैव एक दूसरे राष्ट्र की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। और नाटो का तीसरा उद्देश्य है कि यदि नाटो के एक देश पर कोई देश हमला करता है तो वो नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है और पाकिस्तान नाटो में सम्मिलित है तो वो नाटो भारत का हमला पाकिस्तान पर नहीं माना जाएगा, वो नाटो के समस्त देशों पर हमला माना जाएगा। और ऐसी स्थितियों में भारत चाहे जितना शक्तिशाली रहेगा, लेकिन एक संगठन से लड़ने के लिए और भी अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए नाटो एक बहुत ही प्रभावकारी संगठन है जो आज भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आज भी ये समाप्त नहीं हुआ है, आज भी इसको देखा जाता है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं कि नाटो, चूंकि नाटो बना 4 अप्रैल 1949 को, अब इसकी प्रतिस्पर्धा में सोवियत संघ ने भी एक संगठन का निर्माण किया जिसको कहा गया वार्सा पैक्ट। क्या कहा गया? वार्सा पैक्ट। तो सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? वार्सा पैक्ट का। जैसा हम कह रहे हैं, सीधा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाटो के विरोध में सोवियत संघ ने किस संगठन का निर्माण किया? तो नाटो के विरोध में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन का निर्माण किया और यह 1955 में किया। जैसे नाटो के उद्देश्य हैं वैसे ही वार्सा पैक्ट के भी उद्देश्य हैं। कौन से उद्देश्य हैं? वार्सा पैक्ट के उद्देश्य हैं कि नाटो के देशों का मुकाबला करना, यानी कि विश्व में नाटो के देश
जो शक्ति बनाकर, संगठन बनाकर देशों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको एक साथ ना रहने देना और उनके खिलाफ एक नया संगठन स्थापित कर देना, उनके मुकाबले में एक संगठन स्थापित कर देना और उनकी शक्ति को संतुलित कर देना, यह कार्य था वार्सा पैक्ट का। ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें कौन कौन से देश थे, क्या इनकी स्थितियां थी, बहुत सारे देश थे, इसलिए यहां देश नहीं बता रहे हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया है, उसमें ये सारी डिटेल चर्चा कर दी है, तो आप उस वीडियो को देखकर ये सारी डिटेल चर्चा देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अमेरिका ने एक और संगठन बनाया था जिसको कहते हैं सीटो। ये कब बनाया गया था? ये 1954 में बनाया गया था और इसका पूरा, सीटो का पूरा नाम क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी संगठन। क्या हुआ? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी संगठन 1954 में बनाया गया। और इस सीटो का उद्देश्य क्या है? सीटो का उद्देश्य था कि साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से, साम्यवादी यानी सोवियत संघ, साम्यवादी यानी सोवियत संघ और पूंजीवादी यानी अमेरिका। तो अमेरिका ने संगठन बनाया, किस लिए बनाया? साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की रक्षा करना। यानी यदि साम्यवादी अपना विस्तार कर रहे हैं और इस विस्तार में किन्हीं देशों को परेशान कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो कहां के हैं? साउथ ईस्ट एशिया के हैं, तो उनके लिए एक अलग से संगठन बना दिया गया जिसको कहा गया सीटो। और यह कब बना? 1954 में बना। ठीक है। एक अमेरिका ने एक और संगठन का निर्माण किया था जिसको कहते हैं सेंटो। कौन सा? सेंटो। यह 1955 में बना। कब बना? 1955 में बना। और यह है क्या? इसमें सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखने के लिए यह संगठन बनाया गया। सेंटो का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार पूछ लिया जाता है, आपसे मिलान करवा दिया जाता है कि कौन से संगठन किस देश के द्वारा या किस गुट के द्वारा बनाए गए। तो यहां मैंने आपको बताया नाटो, सीटो, सेंटो, ये जितने भी संगठन हैं अमेरिका के द्वारा बनाए गए हैं। सोवियत संघ के द्वारा केवल एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है वार्सा पैक्ट। ठीक है। तो ये हमने यहां पे समझा दिया है। वार्सा पैक्ट, नाटो, सीटो, सेंटो, इनके देशों के बारे में और इनको विस्तार से जानने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस का जहां वीडियो हमने दिया है वहां विस्तार से समझाया है इसको। और यदि आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो दोबारा फिर से एक वीडियो तैयार कर देंगे। मुझे लगता है यहां उसकी आवश्यकता नहीं है और ना इसके बारे में कभी पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में उसको बना रहे हैं कि जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएं। एक बार यदि आपको शीत युद्ध समझ में आ गया तो बाकी जितने भी पार्ट हैं वो शीत युद्ध के आसपास ही घूमते नजर आएंगे और उसी के विचारधारा के अनुरूप चलेंगे। यदि शीत युद्ध आपको समझ में नहीं आया तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति समझने में आपको बहुत समस्याएं आ जाएंगी। इसी मंतव्य को लेते हुए शीत युद्ध के चैप्टर को ज्यादा विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। जितना विस्तार आपके लिए उपयुक्त है उतने विस्तार के साथ इसको मैं पढ़ा रहा हूं। और यदि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इसके देखने हैं तो एमसीक्यू के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक, कल पुनः उपस्थित होंगे। हां, जिन मित्रों ने, जिन छात्रों ने हमारे इस वीडियो को
या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। धन्यवाद।